का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी बड़ी खबरें हमारे शो का हिस्सा हैं। शुरुआत महंगाई की खबर के साथ। चुनाव से पहले सरकार को सताने लगी महंगाई की चिंता। कई एक कदम सरकार ने उठाए हैं। कौन से कदम उठाए हैं, क्या चिंताएं हैं, इन पर चर्चा करेंगे। भारत से कारोबार समेट रही 2 विदेशी कंपनियां, कौन सी कंपनियां हैं, क्यों कारोबार समेट रही, ये पता करेंगे। सिकुड़ने लगा कर्ज का बाजार, आरबीआई ने सख्ती की, उसका असर दिखने लगा, कर्ज का बाजार सिकुड़ने लगा। लेकिन इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर दिन की बड़ी खबरें। इतना कमजोर क्यों हो गया रुपया, हर रोज रुपया नया ऑल टाइम लो बना रहा है, क्या वजह है इनके पीछे, क्या आगे का परिदृश्य है, क्या रुख है, इसको समझेंगे। पीएलआई स्कीम से कम होंगे सेक्टर्स। जिनको पीएलआई स्कीम का फायदा मिलता था उतनों को नहीं मिलेगा, कुछ की कटाई छटाई होगी। किन की कटाई छटाई होगी ये जानेंगे। और शेयर बाजार में लॉन्च होंगे 4 नए इंडेक्स। ये 4 नए इंडेक्स कौन से हैं और लॉन्च क्यों हो रहे हैं, आपके हमारे निवेश पर इनका क्या असर होगा, ये जानेंगे दिन की एक और बड़ी खबर में। शुरुआत महंगाई की खबर के साथ। सरकार ने आम चुनाव से पहले खाद्य महंगाई कीमतों को नियंत्रण करने के लिए कई एक कदम उठाए हैं। मसलन एग्रीकल्चर कमोडिटी कारोबारियों पर निगरानी बढ़ा दी है। इसके तहत सरकार की नज़र चीनी और गेहूं की कीमतों पर बनी हुई है। जरूरत पड़ने पर सरकार की ओर से कदम उठाया जा सकता है। सरकार ने आदेश दिया है कि गेहूं के सभी खुदरा और थोक व्यापारी आधिकारिक पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी दें। इसके अलावा कोटे से ज्यादा चीनी की बिक्री करने पर सरकार ने करीब 80 चीनी मिलों को दंडित किया है। पीले मटर के इंपोर्ट में जो छूट दे रखी है उसे मई के अंत तक बढ़ा दिया है। दालों की सप्लाई को सुनिश्चित रखने के लिए सरकार ये कदम उठा सकती है। चुनाव के दौरान दालों की महंगाई में बढ़ोतरी ना हो, इसके लिए दाल आयात पर दी गई छूट को भी आगे बढ़ाए जाने की संभावना है। मतलब चुनाव है तो भैया स्टॉक लिमिट को भी रोको, आयात आ रहा है तो आने दो, कोई छूट दे रखी है उसको बढ़ा दो। लेकिन सर इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीनी, इतनी चिंता चीनी पर क्यों? गेहूं, तिलहन और दलहन और शुगर, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर सरकार पिछले 1 साल से 1.5 साल से महंगाई से परेशान है। और चुनाव के इस दौरान फसलों के चक्र के बावजूद, रबी की अच्छी फसल आने की संभावनाओं के बावजूद खाद्य महंगाई में कोई कमी नहीं दिख रही है। चीनी को लेकर मामला थोड़ा गंभीर दिख रहा है। चीनी में 80 मिलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हालांकि चीनी मिलों को रेगुलर अपना कोटा रिपोर्ट करना पड़ता है। चीनी मिलें कितनी चीनी बाजार में रिलीज कर सकती हैं, इसके उनके निर्धारित कोटे तय हैं। लेकिन सरकार को यह पता चला जीएसटी के आंकड़ों से, यहाँ जीएसटी बीच में आया, जीएसटी के आंकड़ों से पता चला कि उन्होंने जितना कोटा रिपोर्ट किया है उससे ज्यादा कहीं बाजार में बेच दिया है बढ़ती हुई कीमतों का फायदा उठाने के लिए। यानी चीनी बाजार में लीक की जा रही थी और अब इसको रोकने के लिए चीनी मिलों पर कार्रवाई भी की गई और उनके लिए सख्त निर्देश जारी किए गए। इसकी वजह समझना जरूरी है। गर्मी का मौसम है, चीनी की मांग गर्मी के मौसम में सामान्य रूप से ज्यादा होती है और चीनी की महंगाई पिछले साल से बनी हुई है। चीनी की कीमतें आने वाले समय में बड़ी चुनौती होंगी सरकार के लिए। दूसरी तरफ दालों के आयात को सस्ता रखने की, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी छूट जारी रखने की कोशिश की गई ताकि बाजार में सेंटीमेंट ऐसा बना रहे कि दालों की महंगाई नहीं बढ़ेगी। और गेहूं को लेकर हम आपको बता ही रहे हैं कि बेहद सख्त स्टॉक लिमिट रहेंगी आने वाले समय में। प्राइवेट व्यापारियों को, प्राइवेट ग्राहकों को या मिलों को अभी फिलहाल बाजार से गेहूं खरीदने के लिए डिस्करेज किया जा रहा है, हतोत्साहित किया जा रहा है। पहले उस गेहूं पर सरकार के भंडार का हक होगा, इस तरीके के संकेत हैं। इस बीच मंडियों में नई फसल आ रही है सरसों की, इसको देखते हुए कीमतों पे दबाव है और उसी की वजह से सरकार ने अब जो समर्थन मूल्य है उस पर खरीदारी शुरू की है। 5650 रुपये प्रति कुंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है सरकार की तरफ से। और किसानों को दिक्कत ना हो, उनका सामान सस्ते में ना बिके, इसलिए सरकार ने ये कोशिश की है कि समर्थन मूल्य पर सरसों को भी खरीदा जाए। तो आप देखिए कई एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर सरकार एक साथ सक्रिय दिख रही है। अगली खबर, देश में अंग प्रत्यारोपण की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार अंग दान करने वालों का एक नेशनल डेटाबेस बनाने की तैयारी कर रही है। ये तैयारी कैसे हो रही है, नेशनल डेटाबेस कैसे बनेगा और इसका क्या फायदा होगा सर? भारत में अंग प्रत्यारोपण को लेकर कई तरीके के अवैध कारोबार की खबरें और किस्से और जांच आपके सामने आती रहती हैं। खासतौर से जो
बिचौलियों के जरिए अंग प्रत्यारोपण के और अंग के सौदे किए जाने की शिकायतें रही हैं, और उसे ठीक करने के लिए आधार को बेस बनाकर आधार के बेस पर अंग प्रत्यारोपण करने के लिए दान देने वाले लोगों का एक डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा। यह पहली बार इसी भारत में तैयारी की जा रही है, जिसमें उनका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड रखा जाएगा। उन्होंने जो दान देने के लिए सूचनाएं दी हैं वो भी उसमें रखी जाएंगी, ताकि किसी बिचौलिए के बिना उस डेटाबेस के जरिए जिसको भी वो अंगदान की ज़रूरत है वो उसके बारे में जानकारी कर सके। क्योंकि भारत में ट्रांसप्लांट्स की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है कई अलग अलग तरीके से, और जिसके लिए डोनर्स की आवश्यकता काफ़ी होती है। दो अलग अलग सेक्टर्स में कारोबार करने वाली दो विदेशी कंपनियां भारत में अपना कारोबार कम करने लगी हैं। अमेरिका की दिग्गज ऑटो कंपनी जनरल मोटर्स भारतीय बाजार से बाहर होने जा रही है। जनरल मोटर्स महाराष्ट्र के तालेगांव में स्थित इकाई को बंद करने जा रही है। इकाई में काम करने वाले कर्मचारियों और कंपनी के बीच इसको लेकर सहमति बन गई है। दूसरी तरफ फ्रांस की दिग्गज फार्मा कंपनी सनोफी अपनी उस इकाई को बंद करने जा रही है जिसमें पोलियो के उपचार की वैक्सीन बनती है। सनोफी के इस कदम से पोलियो की वैक्सीन की सप्लाई घटने की आशंका भी बढ़ रही है। पहला सवाल सर, जनरल मोटर्स पर क्या निकल रही है जनरल मोटर्स? जनरल मोटर्स का भारत से जाने का रास्ता अब पूरी तरह खुल गया है, साफ हो गया है, उसकी विदाई तय हो गई। जनरल मोटर्स की भारत में जर्नी काफ़ी विवादों में उतार चढ़ाव से भरी रही है। जनरल मोटर्स ने 2006 में भारत में पहली बार तालेगांव में प्लांट लगाया था और वहाँ कार बनानी शुरू की थी। आपको याद होगा पुराने दौर में ओपेल आस्ट्रा और ओपेल ब्रांड की कारें जनरल मोटर्स से आती थी। 2008 में वहाँ से उत्पादन शुरू हुआ और 2017 में जनरल मोटर्स को खासा घाटा हुआ। 2017 में करीब 8,500 करोड़ रुपए के लॉस के बाद जनरल मोटर्स ने अपनी इकाई बंद कर दी। एग्जिट होने में कितना समय लग गया आप सोचिए। 2017 में उत्पादन बंद हुआ था, उसके बाद से इस पर कानूनी विवाद शुरू हो गया, कर्मचारियों के साथ सहमति नहीं बनी, मामला अदालत में गया, टॉक्स बार बार फेल हुई और फाइनली अब जाकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस साल जनवरी में एम्प्लॉइज़ का एक पिटीशन डिसमिस किया था जिसमें उन्होंने तालेगांव प्लांट को बंद करने के फैसले को चुनौती दी थी और अंततः अब सहमति बन गई है और तालेगांव प्लांट में जो सेपरेशन होगा कर्मचारियों का फार्मूला तय हो गया और इस तरह से भारत से अमेरिका की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी अब विदा हो रही है। हम भारत से में नए ऑटोमोबाइल क्षेत्र में नए निवेश को देख के बीच में ये खबर थोड़ी चौंकाने वाली भी है, लेकिन जनरल मोटर्स की विदाई की तैयारी 2017 से शुरू हो गई थी, तो बाजार को ये पता था कि जनरल मोटर्स अब यहाँ भारत से निकल जाएगी। सर दूसरी तरफ सनोफी, वो अपना प्लांट क्यों बंद कर रही है? ये थोड़ी चुनौतीपूर्ण खबर है। सनोफी के बारे में जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि सनोफी भारत में पोलियो वैक्सीन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। भारत सरकार अपने पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के लिए जिस आईपीवी वैक्सीन का इस्तेमाल करती है उसका 80% हिस्सा सनोफी बनाती थी। सनोफी को उत्पादन में नुकसान भी हो रहा था और सनोफी के उत्पादों को लेकर कई तरीके के सवाल भी थे। सनोफी ने इसकी सूचना पहले से ही दे दी थी, ऐसा माना जाता है। स्वास्थ्य विभाग को भी बता दिया गया था कि सनोफी ने दिसंबर 2023 के बाद इसमें उत्पादन बंद करने की तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि सरकार ने इस संदर्भ में कि दूसरी कंपनी है भारत में सीरम इंस्टीट्यूट जिसने कोविड की वैक्सीन बनाई थी, उसे वैक्सीन बनाने के लिए कहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से 80% सप्लाई की निर्भरता सनोफी पर ही थी। करीब 20% वैक्सीन की सप्लाई सीरम इंस्टीट्यूट से आती है, लेकिन अब कंपनी अपना उत्पादन बंद कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर रही है। हालांकि कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वो सरकार के कार्यक्रम को मदद देती रहेगी, लेकिन फिलहाल आने वाले समय में पोलियो वैक्सीन की कमी का खतरा सामने दिखाई दे रहा है। रिजर्व बैंक की सख्ती की वजह से बैंकों के पर्सनल लोन कारोबार की ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन की ग्रोथ फरवरी में घटकर सालाना आधार पर 23.1% रही, मतलब इतनी गिरावट आई, जबकि जनवरी में 24.4% और दिसंबर 2023 में ये ग्रोथ 27% की थी। 27% और 24% वाली ग्रोथ अब 23% रह गई। ग्रोथ का जो रफ्तार थी वो थमी। वहीं अन्य पर्सनल लोन की ग्रोथ भी घटकर 22% रह गई, जबकि दिसंबर में आंकड़ा 26% का हुआ करता था। पर्सनल लोन पर लगातार आरबीआई के अभी डिप्टी गवर्नर का बयान था कल ही, वो भी हमने आपको बताया था, चिंता जाहिर थी। पिछले साल दिसंबर तिमाही के दौरान बिना गारंटी वाले कर्ज को लेकर रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों की तरफ से मंजूर होने वाले कर्ज में भी गिरावट आई है। 19,000 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा मार एजुकेशन और हाउसिंग लोन पर पड़ी है। वित्त वर्ष 23-24 की दूसरी तिमाही के दौरान एनबीएफसी कंपनियोर की तरफ से मंजूर हुए लोन का आंकड़ा 4.47 लाख करोड़ रुपए था, जो तीसरी तिमाही में घटकर 4.28 लाख करोड़ रहा था। सर पर्सनल लोन,
हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, एनबीएफसी के सहारे जाने वाले, कई तरफ से आप देखें तो कर्ज का बाजार सिकुड़ने लगा है। अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा? ये दुविधा सरकार के सामने और वित्त रिजर्व बैंक के सामने रहेगी। और अभी हम हाल में जब रिजर्व बैंक के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गए थे तो वहाँ इस बात पर चर्चाएं हुई कि कर्ज का प्रवाह बढ़ाने के लिए युवाओं को कर्ज देने की नई व्यवस्थाएं तय की जाएं। लेकिन भारत के अधिकांश लोग अनसिक्योर्ड लोन ही लेने की स्थिति में, उनके पास मॉर्गेज करने के लिए, जमा करने के लिए, जमानत देने के लिए कुछ नहीं है। भारत के 80% लोग तो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उनके पास तो एक सैलरी स्लिप भी नहीं है जिसके आधार पर उन्हें लोन दिया जा सके। तो उन्हें कर्ज देने का मतलब है कि बैंकों को अपने पैसे डूबने के रिस्क लेने पड़ेंगे। और इसीलिए उन लोगों को पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन दिए गए थे और उनके जिन्होंने बाजार में डिमांड देखी थी। जो गिरावट अभी दिखाई दे रही है उस हिसाब से, जो आकलन हमें मिल रहे हैं उस हिसाब से भारत में इस साल क्रेडिट की ग्रोथ रेट में 100 बेसिस पॉइंट के आसपास का डिक्लाइन आ सकता है। इंडिया रेटिंग ने अपनी पिछले दिनों एक रिसर्च में कहा था कि ये ग्रोथ रेट घटकर 15% तक आ सकती है, यानी कहाँ 25-26% और कहाँ 15%, तेज गिरावट होगी। और इसलिए क्योंकि आरबीआई ने रिस्क वेटेज रेशियो बढ़ा दिए, बैंकों से कहा गया कि वो अगर खतरनाक जोखिम भरे लोन देते हैं तो उन्हें ज़्यादा पूंजी सुरक्षित रखनी पड़ेगी अगर ये लोन डूबते हैं। और इसके बाद पूरे के पूरे सेक्टर में इस तरीके के कर्ज को लेकर, जो कि आमतौर पर अच्छी क्रेडिट रेटिंग न रखने वाले लोगों को बगैर किसी जमानत के दिए जाते हैं, उन्हें सिकोड़ दिया गया है। इसका असर हमें अगले 3 महीनों में, 4 महीनों में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की डिमांड पर और उनकी खरीद पर निश्चित तौर पर नजर आएगा। क्योंकि हमने एक महत्वपूर्ण फिनोमेना देखा था पिछले 1 साल के भीतर, जब भारत में ब्याज दरें बढ़ी थी उसके बाद भी अनसिक्योर्ड क्रेडिट में बढ़ोतरी हुई थी। लोगों ने क्रेडिट कार्ड पर या पर्सनल स्पेस में काफ़ी लोन लिए थे महंगी ब्याज दर के ऊपर भी। ये बताता है कि डिमांड तो थी, लोगों के पास बचतें या नहीं थी या उन्हें ज़रूरतें थी तो वो कर्ज लेकर खरीदारी कर रहे थे। लेकिन अब बैंक और एनबीएफसी ऐसे कर्ज देने से अपने को रोक रहे हैं। बड़ी तादाद में विस्तारा एयरलाइंस की उड़ानें रद्द होने का बोझ पैसेंजर की जेब पर पड़ता दिख रहा है। प्रमुख हवाई रूट्स पर किराया 38% तक बढ़ गया है। क्लियर ट्रिप के मुताबिक विस्तारा ने जिन रूट्स पर उड़ानें रद्द की हैं उन पर किराया सबसे ज़्यादा बढ़ा है। विस्तारा के कई पायलट्स वेतन संशोधन के विरोध में छुट्टी पर चले गए। इसकी वजह से कंपनियों को कई रूट्स पर फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। सर, ये सब कब तक निपटता दिख रहा है? समस्या कब तक जारी रहेगी? विस्तारा ने कल बात की पायलट से, सुबह भी आज बयान आया, कल शाम को भी बयान आया कि मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी उड़ानें सामान्य नहीं हुई। 3000 के आसपास उड़ानें हैं विस्तारा की, जिनमें खासी कटौती हुई है। विस्तारा की तरफ से संकेत यह है कि चीज़ों को सुलझते भी अगले 15 दिन लग जाएंगे और इसलिए किराए में तेज बढ़ोतरी दिख रही है। 30 से 38% की बढ़ोतरी हमें दिख रही है, खासतौर से प्रमुख सेक्टर्स के ऊपर। और चूंकि विस्तारा एक फुल सर्विस एयरलाइन है, विस्तारा की इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी हैं, तो इसलिए यात्रियों को अपने टिकट्स कैंसिल कराने पड़ रहे हैं, जिसका नुकसान भी विस्तारा को आने वाले एक महीने में, 1.5 महीने में देखने को मिलेगा। लेकिन भारत के एविएशन स्पेस में शुभम कुछ ऐसा है जो स्थिर नहीं हो पा रहा है। पिछले 1 साल से कोई तिमाही ऐसी नहीं जाती जब भारत के उड्डयन क्षेत्र में कुछ ना कुछ अजीबोगरीब घटना ना होती हो। कभी फ्लाइट्स डिले होने के कारण फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं, कभी हमने गोएयर की समस्या देखी, फिर इंडिगो की समस्या देखी। अब विस्तारा अच्छी खासी चलती उभरती हुई एयरलाइंस, जो कि एयर इंडिया के टाटा समूह के जाने के बाद एक बड़े कांग्लोमरेट का हिस्सा बन रही थी, वहां भी हमें गहरी समस्या दिख रही है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। करेंसी ट्रेडिंग को लेकर इस महीने से लागू होने वाले रिजर्व बैंक के नए नियमों की वजह से करेंसी ट्रेडिंग को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है और आशंका है कि आने वाले दिनों में एक्सचेंजों पर करेंसी ट्रेडिंग की वॉल्यूम्स में भारी गिरावट आ सकती है। शायद यही वजह है कि भारतीय करेंसी रुपए पर दबाव देखा जा रहा है। एक इसको बड़ी वजह माना जा रहा है। बुधवार को रुपया 83.44 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था। रिजर्व बैंक ने जनवरी में सर्कुलर जारी करके कहा था कि एनएससी और बीएससी पर रुपए आधारित करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग के लिए 5 अप्रैल से अंडरलाइन एक्सपोजर की जानकारी देनी होगी। बात आपको थोड़ी कठिन लग रही होगी। बात यह है कि करेंसी में ट्रेड वही लोग करें जिन्हें वाकई इसकी ज़रूरत है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें अंडरलाइन एक्सपोजर वो दिखा सकें। ये नहीं आप सट्टेबाजी के लिए कर रहे हो। हालांकि 10 लाख करोड़ रुपए तक के ट्रेड, 10 करोड़ डॉलर तक के ट्रेड के लिए दस्तावेजों को गैर जरूरी बताया है। लेकिन ट्रेड पोजीशन तभी मान्य होगी जब ट्रेडर की तरफ से अंडरलाइन एक्सपोजर कर हामी भरी जाएगी। ठीक है, कागज मत दिखाइए, लेकिन कम से कम ये बताइए कि भाई हम एक्सपोजर हमारा है। सर, क्या नया नियम है, क्या असर पड़ेगा, क्यों चिंता है? यही नया नियम है जो कि आरबीआई को इस बात का शक है कि भारत के करेंसी बाजार में सट्टेबाजी हो रही है, स्पष्ट रूप से अगर आप माने तो। और
उस सट्टेबाजी के असर से भारत में रुपए पर लगातार दबाव बना हुआ है। आरबीआई के शक की कुछ वजहें हैं। वजह ये कि भारत के अगर आप फॉरेन एक्सचेंज के फंडामेंटल्स देखें तो उतने ख़राब नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार ठीक ठाक स्थिति में है। विदेशी निवेशक थोड़ा नरम गरम है, लेकिन बाजार में डॉलरों का प्रवाह दिख रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपए की कीमत को प्रभावित करने वाले कई ऐसे कारक हैं जो बहुत तेज़ी से बदलते हैं हर हफ्ते, हर 15 दिन में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरों को लेकर, डॉलर इंडेक्स में बदलाव को लेकर, मंदी के आंकड़ों को लेकर, क्रूड की कीमतों के कारण, और इसलिए भारत में डॉलर रूपी के एक्सचेंज पर खासी सट्टेबाजी दिख रही है। और इसलिए ये बेहद सख्त नियम आरबीआई ने लगाया। इसके तहत जो वास्तविक एक्चुअल फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स हैं, जिन्हें वास्तविक तौर पर विदेशी मुद्रा की जरूरत है, उन्हें ही ट्रेडिंग करने की छूट दी जाएगी। इसका नतीजा क्या होगा? रुपया क्यों आज इसको लेकर गिरा? शायद रुपए पर इसका ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ा, जबकि रुपए के समर्थन के लिए इस फैसले को किया गया था। यह माना जा रहा है कि करीब करीब 70% ट्रेड बाजार से खत्म हो जाएगा, क्योंकि 70% के आसपास का जो फॉरेक्स ट्रेड है वो इसी तरीके की डेरिवेटिव एक्टिविटीज़ में होता था, जिसमें कि आमतौर पर फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत ना रखने वाले लोग भी ट्रेड करते थे उन डेरिवेटिव्स में। तो ऐसा माना जा रहा है कि 70% वॉल्यूम ड्राई अप हो जाएंगे और $5 बिलियन पर डे के आसपास के वॉल्यूम में कमी आएगी। और यह बेहद सख्त नियम है। इसकी सनसनी पूरे दुनिया के बाजारों में है, क्योंकि भारत ने इस तरीके का आगे बढ़कर कदम उठाया है। जबकि लोग ये मान रहे थे कि भारत में फॉरेन एक्सचेंज और करेंसी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग का एक नया दौर शुरू होगा और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि गिफ्ट सिटी खुल गया है और बाकी जगह। यहाँ दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ने इसे सख्त कर लिया है। तो क्या रुपये में सट्टेबाजी हो रही थी? सट्टेबाजों के कारण रुपया इतना कमजोर हो रहा था? रिजर्व बैंक शायद कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा है। सर, कल हमने चर्चा की थी $90 प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट पर क्रूड पहुंच गया था। क्या क्रूड में तेजी भी $1 में कमजोरी की वजह है? अब सेंटीमेंट में वो सारी चीजें दिखती हैं, जैसे क्रूड की तेजी है $90 पर। देखिए, अगर आप क्रूड को देखें और भारत में तेल कंपनियों के आयात और रुपए की कमजोरी को मिला लें, तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर और भारत के करंट अकाउंट के लिए ट्रेड अकाउंट के लिए दबाव तो बनता दिखाई देता है। और ऐसी घटनाएं रुपए पर सेंटीमेंट को प्रभावित करती हैं। तो दोनों तरह से यह भी एक घटनाक्रम है जिसने रुपए की कमजोरी में बढ़ोतरी की है। और चूंकि भारत का विदेशी मुद्रा विनिमय दर या भारत का विदेशी मुद्रा बाजार कच्चे तेल की कीमतों से सीधे प्रभावित होता है, क्योंकि भारत 80% अपनी जरूरत का कच्चा तेल आयात करता है। रुपया जितना कमजोर होता है, देश का आयात बिल उतना ज़्यादा बढ़ता है, विदेशी मुद्रा उतनी ज़्यादा देनी पड़ती है, तेल कंपनियों को उतने ज़्यादा घाटे होते हैं। तो ये पूरा चक्र रुपए को प्रभावित करता है। तो दूसरी वजह परोक्ष रूप से तो ये वजह थी कि फॉरेक्स डेरिवेटिव्स पर सरकार ने, रिजर्व बैंक ने सख्ती की, पर दूसरी वजह ये भी रही कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का मनोवैज्ञानिक असर रुपए की सेहत के लिए खराब रहा। सर, कल जेरोम पावेल का भी एक बयान आया, जिसके बाद भी अफरा तफरी मची, बाजार सहमे दिखे। ऐसा क्यों? अब फेड चीफ से बाजार जो सुनना चाहता वो कहने को तैयार ही नहीं है। हमेशा बाजार फेडरल रिजर्व एफओएमसी कमेटी की मीटिंग से अपने मतलब के संदर्भ निकाल लेता है और उसके बेस पर रिएक्ट करना शुरू करता है कि नहीं, अब तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर खत्म हो गया, अब तो अगले 3 महीने 4 महीने में ब्याज दरों में कमी शुरू हो जाएगी। और हर बैठक में जिसमें पॉज आता है या बढ़ोतरी नहीं की जाती है, सही सेंटीमेंट बनता है और इसी सेंटीमेंट के आधार पर महीने 2 महीने बाजारों में ट्रेड होता है और उनको लगता है कि ब्याज दरों की ढलान शुरू होने वाली है। और जब भी जेरोम पावेल बोलते हैं तो वो इन सारी उम्मीदों का बिल्कुल उल्टा बोलते हैं। और उन्होंने जो बात कही वो बेहद सख्त थी। उन्होंने कहा, 2 बातें कही जिसका को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि उसका असर भारतीय बाजार पर भी है, भारत के रुपए पर भी है, और भारत में एमपीसी की जो रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक चल रही है वो भी इस संदर्भ में देखी जाएगी। फेड ने कहा कि महंगाई में कम होने के ठोस संकेत नहीं मिले हैं। बाजार को तो ये लग रहा था कि महंगाई कम होने लगी, पर फेडरल रिजर्व मान रहा है कि अभी महंगाई कम होने को लेकर आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता, और इसलिए तात्कालिक तौर पर तत्काल ब्याज दरें कम किए जाने से अफरा तफरी फैल जाएगी और पूरी अर्थव्यवस्था में कई तरीके की चुनौतियां सामने आएंगी। यानी अभी भी फेडरल रिजर्व महंगाई की स्थिति से संतुष्ट नहीं है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी अगर ना भी हो तो कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका भी असर हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर, रुपए पर दिखाई दिया। केंद्र सरकार पीएलआई योजना के रिव्यू में उन सेक्टर्स को इस योजना के दायरे से बाहर कर सकती है जिनमें निवेशक कम रुचि दिखा रहे हैं या अभी तक पीएलआई योजना का लाभ नहीं हुआ है। सरकार उन योजनाओं पर ज़्यादा, इस योजना के तहत उन सेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहती हैं जहां सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, जहां से सबसे ज़्यादा रोजगार आ रहे हैं। अभी कुल 14 सेक्टर्स हैं अलग अलग जो इस योजना के दायरे में आते हैं। सर, कौन से सेक्टर्स कम हो जाएंगे?
1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के इन्वेस्टमेंट को प्लेज किया गया है पीएलआई सेक्टर के अंदर। आपको याद होगा कि हमने इकोनॉमिकम में पीएलआई सेक्टर पर सबसे पहले एक विस्तार से समीक्षा रिपोर्ट की थी और हमने बताया था कि इस पीएलआई सेक्टर की स्कीम में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें आने वाले समय में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें निवेशकों की रुचि नहीं दिखाई दी और धीमे धीमे चीज़ें उस दिशा में जाती दिखाई दे रही। चुनाव की तरफ बढ़ते हुए सरकार लगभग इस बात पर मुतमईन हो चुकी है कि पीएलआई स्कीम समग्र रूप से सारे सेक्टर्स को में निवेश लाने में सफल नहीं रही। आपको याद होगा कि स्कीम आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत लाई गई थी। इस स्कीम को लाने के पीछे वजह ये थी कि भारत ने निर्यात प्रोत्साहन की स्कीम को लेकर अमेरिका के सामने WTO में एक बड़ी हार का सामना किया था, जिसमें इस स्कीम को WTO ने बंद कर दिया था और उसके आदेश से लाया गया था 2025 में इसको खत्म होना है या इसका रिन्यूअल किया जाना है। इसमें जो 14 सेक्टर्स खोले गए थे उनमें से कुछ खास सेक्टर्स ऐसे थे जिनमें ठीक ठाक निवेश आने की गुंजाइश बनती दिखाई दी है, जबकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स की लिस्ट हमारे सामने है जिनमें बहुत अच्छा निवेश आया है। उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, भारत से निर्यात हुआ है, हम आपको बताते रहे उनका बढ़ा है। बल्क ड्रग और फार्मास्यूटिकल्स में भी थोड़ा निवेश आया है, टेलीकॉम में और कुछ हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनमें निवेश आया है और यही इतने सेक्टर हैं जिन सेक्टर्स के आधार पर पीएलआई स्कीम में थोड़ी सफलता दिखी। इसके अलावा IT हार्डवेयर सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के लिए सरकार ने पिछले साल आयात पर सख्ती की थी और प्रतिबंध लगाया था और तमाम तरीके का लाइसेंस परमिट जारी किया था। इसे सबसे आगे रखा गया था पीएलआई में, क्योंकि भारत चीन से अपनी निर्भरता कम करना चाहता था। IT हार्डवेयर पर बहुत अच्छा सपोर्ट इसे निवेशकों का नहीं मिला। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की, स्पेशलिटी स्टील की, मेडिकल डिवाइसेस की, ऑटो कंपोनेंट्स की, बैटरीज की और वाइट गुड्स की, ये ऐसे सेक्टर हैं जिन पर प्रोग्रेस बहुत अच्छी नहीं रही, यानी निवेशकों ने यहाँ निवेश करने में रुचि नहीं दिखाई। विस्तार से आप इकोनॉमिक में देख सकते हैं, हमने एक क्षेत्र का विश्लेषण किया था जहाँ बताया था आपको, लेकिन अब इस स्कीम में के स्वरूप में बदलाव होगा। सनसेट सेक्टर्स को हटाया जाएगा, सनसेट क्लास डाला जाएगा और शायद ऐसा लगता है कि कुछ उन्हीं सेक्टर्स पर फोकस किया जाएगा जहाँ वास्तव में विदेशी निवेश आने की गुंजाइश है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कैपिटल मार्केट और फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट दोनों में 4 नए इंडेक्स लॉन्च करने की घोषणा की है। ये चारों नए इंडेक्स 8 अप्रैल से शुरू होंगे। ये 4 नए इंडेक्स होंगे टाटा ग्रुप 25% कैप, निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर और निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर। सर, इन्हें लाने की क्या ज़रूरत थी और इससे हमारे निवेश पर क्या असर होगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है और दिलचस्प फैसला है, इसे समझना ज़रूरी है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अब धीमे धीमे ऐसे इंडेक्सेस को लेकर आ रहा है जिनमें निवेशकों को निवेश करने के लिए एक जगह एक ही नेचर के निवेश के विकल्प मिल सकें और एक तरह से पैसिव इन्वेस्टिंग जो लोग करते हैं, जो इंडेक्स में इन्वेस्टिंग करते हैं या उन पे बेस्ट फंड में इन्वेस्टिंग करते हैं, उन्हें उन सहायता मिल सके। और बेहद दिलचस्प है कि पहला जो इंडेक्स लेकर आया है वो निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स। आपको याद, हमने विस्तार से बताया था कि इस पिछले साल भारत में निवेश की दृष्टि से या प्रगति की दृष्टि से, स्टार्टअप की दृष्टि से हेल्थ केयर सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर था। सबसे ज़्यादा अधिग्रहण भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में हुए, सबसे ज़्यादा नई कंपनियां आई, विदेश से पैसा आया, हेल्थ केयर सेक्टर में फार्मा में भी निवेश हुए। हेल्थ केयर भविष्य का सबसे उभरता हुआ सेक्टर है। भारत की आबादी के पास चिकित्सा सुविधाएं नहीं है और अस्पतालों की कमी है, तो इसलिए मिड और स्मॉल कंपनियों का हेल्थ केयर का इंडेक्स बनाया गया है। आने वाले समय हो सकता है आपको इसके ऊपर एक फंड भी देखने को मिले, कंपनियां इस पर फंड भी जारी कर सकती हैं। दूसरा एक मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड है, जिसे मल्टी कैप फंड्स आप सुनते भी होंगे जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। इसमें मिड और स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं निफ्टी 500 के, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण फंड है वो मल्टी कैप का निफ्टी का एक और फंड है। और एक और महत्वपूर्ण और नया प्रयोग है कि निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कैप का इंडेक्स लेकर आया है NSE। टाटा समूह की 11 कंपनियों को एक साथ मिलाकर ये इंडेक्स बनाया गया। ऐसा भारत में पहली बार हुआ जब किसी एक ग्रुप की सारी कंपनियों को एक जगह लाकर एक स्पेशल इंडेक्स बनाया गया है और ये इंडेक्स निवेशकों को टाटा समूह में निवेश की पूरी तस्वीर या उनकी कंपनियों में पूरी तस्वीर एक बार में बताएगा। अब इन इंडेक्स पर भारत के प्रमुख फंड्स का, भारत के म्यूचुअल फंड्स की ये प्रतिक्रिया होगी। क्या वो इंडेक्स के सहारे नए फंड लेकर आएंगे, देखना होगा। पर लंबे समय बाद नए इंडाइसेस भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से निकलकर सामने आए हैं। चीन में टेस्ला के कारोबार में लगातार गिरावट आ रही है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का शेयर 33% तक टूट चुका है। टेस्ला की बिक्री में गिरावट इस बात का संकेत है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार पर उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही है, जबकि चीन की BYD, दक्षिण कोरिया की किया और हुंडई ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में वृद्धि दर्ज की है। तिमाही बिक्री में टेस्ला की गिरावट की रिपोर्ट के बाद कंपनी
एलन मस्क की लीडरशिप को लेकर भी सवाल उठने लगे। सर, इतना नुकसान अचानक? पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री घट रही है, गिर रही है, हम ये आपको बताते रहे हैं, क्योंकि सब्सिडीज़ कम हुई हैं। दुनिया के चीन ने भी सब्सिडी कम की। चीन का बड़ा बाजार ईवी का बाजार था। इस बाजार में BYD ने काफ़ी तगड़ी प्रतिस्पर्धा दी और BYD ने पिछले 3-4 साल में टेस्ला को दुनिया के सभी प्रमुख बाजारों में टक्कर देना शुरू किया। इसके बाद किया भी आई है। एक तो चीन में के बाजार में EV व्हीकल्स की मांग घटने की दूसरी बड़ी वजह यह कि सब्सिडी खत्म हो गई, और दूसरी वजह यह कि वहाँ पर अर्थव्यवस्था मंदी में है, सुस्ती में है, लोगों की परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति में कमी आ रही है, और इसलिए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने को तैयार नहीं है। और इसलिए इस चीन के सबसे बड़े बाजार में, जो ईवी का सबसे बड़ा बाजार है, वहां टेस्ला को नुकसान हो रहा है, और टेस्ला को इसके साथ दुनिया के अन्य बाजारों में भी मांग में कमी का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने हाल ही में लॉन्च अपने रियलिटी इंडेक्स फंड में नए निवेश को बंद कर दिया है और SIP के जरिए होने वाले निवेश पर भी कैपिंग लगा दी है। HDFC निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड ऐसा पहली म्यूचुअल फंड स्कीम है जो पूरी तरीके से घरेलू रियल्टी सेक्टर पर फोकस्ड है, लेकिन अब 8 अप्रैल से इस स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट पर रोक लग गई है। वोडाफोन के बोर्ड ने इक्विटी बेचकर 20,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। वोडाफोन आइडिया अब शेयर धारकों से 20,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी कर्ज में डूबी है। इस बीच शेयरों और कर्ज के जरिए 45,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना पर काम चल रहा है। इस कदम का मकसद रिलायंस जियो और भारती एयरटेल को टक्कर देना है। जुटाई गई पूंजी से वोडाफोन आइडिया को टेलीकॉम सेक्टर में एक नए ग्राहक जोड़ने में मदद मिल सकती है। साथ ही कंपनी की स्थिति में सुधार आने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। रूस ने कहा है कि भारत के साथ तेल व्यापार को लेकर पेमेंट में किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से ये बयान आया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बाद भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीदारी करके कीमतों पर लगाम लगाने की कोशिश की है। दूसरी ओर भारत में अरब देशों से भी तेल इंपोर्ट में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? ये HDFC के रियल्टी फंड में निवेश रोका जाना एक महत्वपूर्ण सा फैसला है। इसके पीछे क्या रहस्य है ये चीज़ें बाद में खुल कर आएंगी, पर कुछ चीज़ें हमें पता चली हैं। ये NFO 7 मार्च को खुला था, 21 मार्च को बंद हुआ था, और इसके तत्काल बाद इसमें निवेश रोक दिया गया। शायद वजह इसकी कहीं ना कहीं स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स को लेकर जो सेबी की सख्ती उसे दिखाई देती, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस फंड में जो रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स चुने गए थे वो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स थे। पर यह पहली बार ऐसा हुआ है कि NFO के बाद किसी फंड ने अपने यहाँ लमसम निवेश को रोक दिया है और SIP पर भी पाबंदियां लगा दी हैं। आमतौर पर तो म्यूचुअल फंड के NFO ज़्यादा से ज़्यादा निवेश जुटाने के लिए लाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, नई खबरों के साथ, विश्लेषण करेंगे अनुष्मान जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।